बीएससी सिक्स सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का दोबारा स्वागत है हमारी इस लेक्चर सीरीज में। और आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आज हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है देखते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से आज हमें पढ़ना है आइसोथर्म एंड आइसोबार। तो हम आइसोथर्म और आइसोबार क्या है इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। थोड़ा क्विक चलते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है, आइसोथर्म और आइसोबार क्या है ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन के रूप में ही हमें पढ़ना चाहिए टॉपिक, इससे हमारा वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि व्हाट आर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड आइसो एड्सॉर्प्शन आइसोबार एंड राइट इट्स एप्लीकेशन भी आ सकता है, इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है और आइसोबार क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हम इसको बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ये हमारे पास एक सॉलिड है, इसके सरफेस के ऊपर गैस के पार्टिकल चिपकते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट होते हैं। इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एक्यूमुलेट, जमा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी ठोस की सतह पर, किसी ठोस की सतह पर गैस के कणों का चिपक जाना, इसी को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो सॉलिड है जिसके सरफेस में एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। इसको क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट कहते हैं। और जो पार्टिकल चिपक रहे हैं, जो पार्टिकल ऊपर से आ रहे हैं, उसको कहते हैं एड्सॉर्बेट। क्या कहते हैं उसको? एड्सॉर्बेट कहते हैं। तो जो पार्टिकल, जो सॉलिड है जिसके सरफेस में पार्टिकल आ रहे हैं उसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो ऊपर से पार्टिकल आ रहे हैं उसको कहते हैं एड्सॉर्बेट, ठीक है। अब ये एड्सॉर्बेट का कितना कितना वेट है, कितना इसका मास है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एड्सॉर्बेट कितना कितना ग्राम में चिपक रहा है, या कितना मिलीग्राम में चिपक रहा है, या कितना उसका मास होगा, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एड्सॉर्बेंट है, ये जो ठोस है, इसका कितना मास है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है एम? क्या है एक्स? क्या है एक्स? इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेट। जो गैस चिपक रही है उसका मास है। और एम क्या है? एम उस वो जो एड्सॉर्बेंट है, जो ठोस है जिसकी सतह पर वो चिपक रहे हैं, उसको कहते हैं, वो एड्सॉर्बेंट है और उसका मास क्या है? एम है। अब जितना ज्यादा एक्स अपॉन एम होगा, जितना ज्यादा एक्स अपॉन एम होगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या है? एक्स है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। जितना ज्यादा एक्स अपॉन एम की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा एक्स अपॉन एम की वैल्यू होगी, इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या है? एक्स है, उतना ही ज्यादा एक्स है। यानी कि एक्स अपॉन एम ज्यादा, इसका मतलब एक्स ज्यादा, ठीक है। एम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एम तो भैया वो सॉलिड है, उसका मास अगर हमने स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि सॉलिड जो हमने ठोस ले रखा है उसका मास अगर 100 ग्राम है, तो पूरे एड्सॉर्प्शन में उसका मास कितना रहेगा? 100 ग्राम रहेगा। तो ये तो एम तो फिक्स है। तो अगर एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? अगर एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? एक्स बढ़ रहा है। तो एक्स अपॉन एम बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है? एक्स बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एक्स बढ़ रहा है। और एक्स बढ़ने का मतलब क्या है? एक्स बढ़ने का मतलब गैस ज्यादा से ज्यादा चिपक रही है। एक्स एक्स बढ़ने का मतलब जो गैस आ रही है वो गैस का मास ही तो एक्स है। तो एक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस ज्यादा चिपक रही है। गैस ज्यादा चिपक रही है, इसका मतलब है एक्स अपॉन एम बढ़ने का मतलब एक्स का बढ़ना। एक्स का बढ़ना, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन का बढ़ना, एड्सॉर्प्शन का ज्यादा होना। तो यानी कि एक्स अपॉन एम एक तरह से क्या बताता है? एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। एक्स अपॉन एम क्या बताता है? कि एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है, यह हमारा एक्स अपॉन एम दर्शाता है। इसीलिए एक्स अपॉन एम को इसीलिए एक्स अपॉन एम को हम क्या कहते हैं? इसीलिए एक्स अपॉन एम को हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं, कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ, कितना अच्छा एड्सॉर्प्शन हुआ,
इसको हम x अपॉन m से दर्शाते हैं। तो x अपॉन m एक्चुअली क्या है, x मास ऑफ जो चिपक रहा है, m जिसके ऊपर चिपक रहा है उसका मास, m तो कभी चेंज होगा नहीं, x ही चेंज होगा, क्योंकि जब कम चिपक रहा है तो x कम होगा, ज्यादा चिपक रहा है तो x ज्यादा होगा। तो x अपॉन m ज्यादा होने का मतलब x ज्यादा है, x ज्यादा होने का मतलब भैया गैस ज्यादा चिपक रही है, यानी कि अच्छा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो इसका मतलब x अपॉन m क्या दर्शाता है बच्चों, x अपॉन m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दर्शाता है। तो x अपॉन m को क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं, या अमाउंट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, प्रेशर चेंज करने के साथ साथ एड्सॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, अगर इसको देखें हम, इसको देखें अगर हम कि प्रेशर चेंज करने के साथ एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, इसको देखें, तो इसको देखेंगे अगर हम, इस रिलेशन को देखेंगे, इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे, इस चेंजेस को अगर हम देखेंगे, तो ये दो चीजों के बीच में जब भी हम रिलेशन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम तीसरा फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं। तो यहां पे हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम स्टडी करते हैं कि कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, या एड्सॉर्प्शन पे कितना क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रेशर का, ठीक है, एड्सॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब इसका अध्ययन करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो जो ग्राफ हमको मिलता है, ऐसा ग्राफ हमको मिलता है, तो जो ग्राफ हमको मिलता है उस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म नाम बता रहा है, आइसो मतलब कांस्टेंट, आइसो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और थर्म मतलब टेम्परेचर। तो यहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ किसके पीछे बनेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ग्राफ किसके पीछे बनेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। इसी ग्राफ को क्या कहते हैं हम, इसी ग्राफ को हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, इसी ग्राफ को हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, समझ गए होंगे। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक रिलेशन है जो हमें ये बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में एड्सॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है, और इसको जब हम ग्राफ से दर्शाते हैं तो फिर उसी ग्राफ को हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ हमें कैसा मिलता है, ये ग्राफ हमें इस प्रकार से मिलता है, ये देख लो। ठीक है, ये ग्राफ हम भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ग्राफ हमें ऐसा मिलता है। इसी ग्राफ को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको समझाता कौन है, अब ये ग्राफ ऐसा क्यों मिल रहा है, पहले ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, ये ग्राफ हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, ये ग्राफ हमें ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, तो ये ग्राफ हमें ऐसा ही क्यों मिला है, इसको कौन समझाएंगे, इसको समझाएंगे हमें फ्रिडलिच और लैंगमुर। तो लैंगमुर और फ्रिडलिच जो है वो हमको इसको समझाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन क्या है कि भैया हम यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं, फ्रिडलिच और लैंगमुर थ्योरीज यहाँ पे आती हैं, और ये हमें एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम को समझाता है। अभी एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या है इसको भी बताएंगे आपको। ठीक है, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम को भी समझाएंगे। तो ये हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। बहुत ही आसान है, क्विक, हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बिल्कुल आप समझ गए हैं, मुझे मालूम चल गया है कि भैया यहाँ पे कौन चीज कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी बताइए। तो यहाँ पर कौन कांस्टेंट रहेगा, आइसो मतलब कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो किसका प्रभाव पड़ेंगे हम, तो जब हम किसका प्रभाव पड़ेंगे, तो हम जब टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेंगे, तो जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहे हैं तो कांस्टेंट कौन सी चीज होगी, कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। तो जब हम एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस ग्राफ को बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो यहां हमने डेफिनेशन भी लिखी है, देखेंगे आप, डेफिनेशन देख लीजिए कि भैया एड्सॉर्प्शन आइसोबार एक रिलेशन है जो बताता है कि कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, उसका वेरिएशन, उसका चेंज टेम्परेचर के साथ।
at constant pressure. In this case pressure is kept constant while temperature is changed. ठीक है, मैथमेटिकली कैसे होगा, ये किसके बीच में रिलेशन है, एड्सॉर्प्शन की मात्रा और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है. ठीक है, ओके. अब इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये ग्राफ आप देख लीजिए. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम आगे पढ़ेंगे. कहां पढ़ेंगे, जब हम फ्रिडलिक, जस्ट इसके बाद का टॉपिक है. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को डिटेल में हम फ्रिडलिक और लैंगमर थ्योरीज में पढ़ेंगे. ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को हम फ्रिडलिक और लैंगमर थ्योरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी एड्सॉर्प्शन आइसोबार को आज हम यहीं पे निपटा देते हैं. तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार में हमारे पास ऐसे दो ग्राफ बनते हैं बच्चों. ये वाला जो पहला ग्राफ है ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है. और जो पीछे वाला ग्राफ है ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन. ठीक है, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है पता है ना आपको, केमिकल एड्सॉर्प्शन आपको पता है. ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस पे जो पार्टिकल चिपकते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड. ये जो पार्टिकल चिपक रहे हैं कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे. और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो सरफेस में पार्टिकल चिपकते हैं वो केवल वंडरवॉल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सरफेस में जो पार्टिकल चिपकते हैं वो कौन से वाले अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, वंडरवॉल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं. अब ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है मैं बहुत बार बता चुका हूं. बस वही ग्राफ क्या कहलाएगा, एड्सॉर्प्शन आइसोबार कहलाएगा. और फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम कहेंगे, यहां पे लिखा भी है मैंने, ओके. फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आइसोबार कहेंगे. ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आइसोबार थर्म है, सॉरी आइसोबार एड्सॉर्प्शन आइसोबार ग्राफ है. और ये हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आइसोबार है. ठीक है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आप ग्राफ देख रहे हैं, पहले बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ता है. क्यों बढ़ता है मैं आपको बता चुका हूं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं. जो पार्टिकल ऊपर से आ रहे हैं वो सरफेस के पार्टिकल के साथ क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा. हम हीट देंगे, हम एनर्जी देंगे, तो उस एनर्जी से मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी वो प्राप्त करते हैं. इसको जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखना है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में हम जो हीट देते हैं, हम जो एनर्जी देते हैं, वो मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करने में, मतलब उसको इस लायक बनाता है कि वो रिएक्शन करे. उतनी उसमें ऊर्जा आ जाती है, वो ऊर्जा वहां मिल जाती है, फिर ये मॉलिक्यूल नीचे आएगा और केमिकल बॉन्ड बनाएगा. इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन पहले पहले क्या हो रहा है, बढ़ 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 रहा है. लेकिन फिर क्या होगा, फिर अब आप और टेम्परेचर दोगे और आप उसको गर्म कर रहे हो तो यार जो बॉन्ड बने हैं वो टूटना भी तो शुरू हो जाएंगे. अगर जो बॉन्ड बन गया, अच्छी उसने एनर्जी ली, मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेट हो गए और उन्होंने रिएक्शन करी, बॉन्ड बना लिए, केमिकल बॉन्ड बन गए, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गया. लेकिन फिर आप और गर्म करे जा रहे हो और उसको फिर क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वह एनर्जी से क्या होगा, जो बॉन्ड बने हैं वो टूटना भी शुरू हो जाएंगे. अब यानी कि एड्सॉर्प्शन बिगड़ जाएगा, एड्सॉर्प्शन खत्म हो जाएगा और पार्टिकल फ्री हो जाएगा. उसका इसको कहते हैं डिसॉर्प्शन. मैं लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में, डिसॉर्प्शन कहते हैं इसको. तो यानी कि टेम्परेचर फर्दर बढ़ाने पर जो बॉन्ड बने हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हमारी जो एनर्जी और जो हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो घट जाता है. तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर का ये रिलेशन है. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको ध्यान रखना. फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ऐसा नहीं होता है. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड बनते नहीं है. वहां पे ये पार्टिकल आया, अट्रैक्ट हुआ, ये अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्शन में क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है. ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए. ये पार्टिकल आया, अट्रैक्ट हुआ, हीट बाहर निकल रही है. और आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप हीट दे रहे हो, आप उल्टा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग रिवर्स वर्क. वो हीट छोड़ रही है. ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, हीट छोड़ रही है वो, और आप उसको हीट दे रहे हो, यानी कि आप उसको काट रहे हो, कम कर रहे हो. हम उसका रिवर्स वर्क कर रहे हैं. तो ली चैटिलियर के अनुसार एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप हीट दोगे तो उल्टा काम कर रहे हो, और उल्टा काम करने के उल्टे नतीजे होते हैं. यानी कि जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा, वो एड्सॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन ढंग से नहीं होगा.
तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, घटना शुरू हो जाता है। यहां पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इनिशियली क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये बढ़ता है। फिर बाद में ये ज़्यादा हीट करने से, ये वाला फंडा लगाना कि भैया यहाँ बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं और एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए ज़्यादा हीट करने से फिर ये उल्टा हो जाता है। और यहाँ तो पहले से ही हम इसको एक्सोथर्मिक के आधार पर समझाएंगे कि ये कैसा होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर देंगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक हमारा ये कवर हो गया है। अगले टॉपिक में हम गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।